energy and power. आप लोग वर्क, पावर और एनर्जी से पहले से ही फेमिलियर हैं। हम लोग वर्क के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे डिटेल में, फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे। जनरली वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब डेली लाइफ में अलग होता है और फिजिक्स में वर्क का मतलब थोड़ा सा अलग है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। कैसे? दिस इज ए वॉल। A man is trying to pushing the wall. Man, this is the man A. एक आदमी इस दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है। इस फिनोमिना को एक ऑब्जर्वर बी देख रहा है। तो यहां ध्यान से देखें, कई टाइम तक, काफी समय गुजरने के बाद भी दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? बी के अनुसार ए ने कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन जब ए से पूछा गया तो ए ने कहा कि मैंने तो कार्य किया है, मुझे थकान हुई है। और बी के अनुसार ए ने कोई कार्य नहीं किया है। तो यहां पर दो बातें अलग अलग है। ए कह रहा है कि मैंने तो कार्य किया है और बी कह रहा है कि उसने कोई कार्य नहीं किया है। तो फिजिक्स में और डेली लाइफ में कार्य का मतलब अलग अलग होता है। फिजिक्स में कार्य का मतलब डिस्प्लेसमेंट से होता है कि आप जिस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं वह ब्लॉक, उस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। इसको एक अगले एग्जांपल से देखते हैं हम लोग किस तरह से। दिस इज ए ब्लॉक, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, there is another block B, इस पर भी फोर्स लगाया एक F, ब्लॉक A, ब्लॉक B, और there is a third block C, इस पर फोर्स लगाया इस तरह से F। आप देख रहे हैं यहां पर कि एक ब्लॉक के ऊपर तीन फोर्स लगाए हैं, तीन ब्लॉक के ऊपर अलग अलग तीन फोर्स लगाए हैं। इन फोर्स की डायरेक्शंस अलग अलग है। यह वाला फोर्स ए ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट दे देगा, यह वाला फोर्स भी बी ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट दे देगा, लेकिन एफ ब्लॉक सी को डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पाएगा। ए ब्लॉक सी को डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ब्लॉक पर वर्क करने के लिए हमें दो बातें चाहिए, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। जब ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट होगा तो यह कहा जाएगा कि उसके ऊपर किसी फोर्स ने कार्य किया है, और जब किसी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया है। जैसा कि ब्लॉक सी में, यहां पर ध्यान से देखें कि ये फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन सी ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। इसकी वजह से एफ फोर्स ने सी पर कोई कार्य नहीं किया है। तो आगे चलते हैं। तो किसी ब्लॉक के ऊपर वर्क करने के लिए दो बातें जरूरी है, एक तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स आप पहले पढ़ चुके हैं एनएलएम चैप्टर में, उसमें फोर्स कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं फोर्स की बात करूं तो दो कैटेगरी में फोर्स को डिवाइड किया गया है। पहला है वेरिएबल फोर्स और दूसरा है कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग वर्क निकालेंगे बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स दैट इज कांस्टेंट, work done by constant force. Now work done by the constant force. सबसे पहले हम ये निकालना चाहते हैं कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किसी ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क हुआ। इसके लिए मैं एक ब्लॉक लेता हूं, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूं। दिस इज ए ब्लॉक ए, इट इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई किया। इस F फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। इस F पे दो कंपोनेंट मैंने किए, F कोस थीटा और F साइन थीटा। तो यह ध्यान से देखें कि F कोस थीटा ए ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट दे देगा, लेकिन F साइन थीटा ए ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। ए ब्लॉक आगे डी डिस्प्लेसमेंट में इस पोजीशन पर आ जाता है। तो जो वर्क डन हुआ वह हुआ F cos थीटा into D। Work done is nothing but is the multiplication of the force and displacement in same direction। इसे ध्यान से देखिए आप, तो इसको आप लिख सकते हैं F D cos थीटा। आगे देखें W इक्वल टू, इसको देखें आप तो यहां पर आई कैन राइट इट F डॉट D। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क देगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, unit of work। वर्क होता है W इक्वल टू F डॉट D। वर्क की यूनिट होती है जूल। और न्यूटन इंटू मीटर और केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। यह इसकी जूल ऐसा यूनिट है। CGS यूनिट of work is hertz। यह इसकी CGS यूनिट है। The relation between CGS unit and SI unit is 1 joule is equal to 10 की पावर 7 अर्ज।
कई क्वेश्चंस में आपके काम में आ जाएगा ये, जहां पर आपको अर्ज दिया होगा उसको आपको ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा, तो आप इस तरह से उसको काम में ले सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वर्क, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कांस्टेंट फोर्स के, जो कि किसी ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट करेगा और उसके द्वारा हम लोग वर्क निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर और एक फोर्स F इस 10 न्यूटन का इसके ऊपर अप्लाइड किया है और हॉरिजॉन्टल से यह एंगल बनाता है 37 डिग्री। आफ्टर सम टाइम ब्लॉक A is displaced 10 मीटर। ब्लॉक A is displaced 10 मीटर। तो फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। हमें क्या निकालना है? वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है। तो यहां ध्यान से देखें, इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट करता हूं, F cos 37 और F sin 37। इधर होगा एक कंपोनेंट F cos 37 दैट इज द 8 न्यूटन और F sin 37 दैट इज द 6 न्यूटन। बाय डेफिनेशन ऑफ द वर्क इज इक्वल टू F dot D, that is the FD cos theta। यहां पर ध्यान से देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल 37 बना रहता है। तो मैं से अपना आंसर निकाल सकता हूं। वर्क डन बाय द फोर्स F, that is the F is 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 10 न्यूटन एंड cos 37 यानी कि 80 जूल। This is the 80 joule is the answer of the work done by the force. It is a very simple example. Now next थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो मैंने वर्क की डेफिनेशन दी थी उसमें कुछ स्पेशल केस है, सम स्पेशल केस अबाउट वर्क डन, सम स्पेशल केस अबाउट वर्क डन। वर्क डन इज F dot D, that is FD cos theta। यहां पर यदि मैं थीटा को, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन वर्क इज FD, एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री, देन वर्क इज FD cos 90, that is 0। and third case, if theta is 180 degree, important case है, theta is 180 degree, then work done is equal to FD cos 180, that is minus FD। यहां पर वर्क डन नेगेटिव होगा। थीटा 180 का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका भी एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
a block is laying this is a bowl. Radius of the bowl is r और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का. When I applied a force F on this block moves and make an angle theta is horizontal. So find out the work done by this force and find out work done by the mg force. तो यहां ध्यान से देखें कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क का डिस्प्लेसमेंट हुआ है r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा. तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, work done by this force is equal to F R sin theta. This is the answer. इतना कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है. फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लिया हम लोगों ने r sin थीटा, तो वर्क डन बाय द फोर्स निकाल लिया F R sin थीटा. अब इसी में हम देखते हैं जो mg फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, वो वर्क का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर. वह कितना हुआ है? वह हुआ है, ये टोटल r है, दिस इज द r रेडियस, दिस इज r sin थीटा, दिस इज r cos थीटा. और तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी आपकी? दिस लेंथ इज r माइनस r cos थीटा. तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक का वह हुआ है r माइनस r cos थीटा. तो वर्क डन बाय द mg फोर्स इज इक्वल टू फोर्स mg इनटू r माइनस r cos थीटा. और यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 180 डिग्री के एंगल पर है, दैट इज cos 180 डिग्री. आंसर इज माइनस mgr 1 माइनस cos थीटा. तो हमने यहाँ पर वर्क डन बाय mg निकालना सीखा और यहाँ पर हमने वर्क डन बाय द फोर्स निकालना सीखा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. The next example is देखिए लिफ्ट. लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m मास का और लिफ्ट जा रही है ऊपर u वेलोसिटी से. There are two observers. First is in lift and second is out of lift on the ground frame, which is not moving with the lift frame. In time t, lift moves the distance. The displacement of the lift in time t is ut, where t is the time of lift moving or u is the
constant velocity of the lift। एक लिफ्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। दो ऑब्जर्वर हैं, एक लिफ्ट के अंदर एक लिफ्ट के बाहर है। इसे ए बोल देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। ध्यान से देखें, यहां पर ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एन और दूसरा लग रहा है एम जी। एक लग रहा है एन और दूसरा लग रहा है एन। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए ब्लॉक के ऊपर एन लग रहा है और एम जी भी लग रहा है, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एन ऊपर लग रहा है और दूसरा फोर्स एम जी नीचे लग रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है ए और बी के अनुसार? डिफरेंस ये है, ए के अनुसार स्मॉल एम ब्लॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन बी के अनुसार स्मॉल एम ब्लॉक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ए सबसे पहले हम निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू ए ऑब्जर्वर वर्क डन बाय एम जी इज माइनस एम जी into displacement d, that is ut। क्योंकि यहां पर mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसलिए माइनस साइन आएगा। अकॉर्डिंग टू ए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज n ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो n इंटू यू टी, n इंटू यू टी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी अकॉर्डिंग टू बी ऑब्जर्वर, बहुत ध्यान से देखें, बी के अनुसार ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0 एंड वर्क डन बाय एम जी इज 0। तो ए के अनुसार एम जी का वर्क डन हुआ माइनस एम जी यू टी और एन का वर्क डन हुआ एन यू टी, और अकॉर्डिंग टू बी वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज 0 एंड वर्क डन बाय द एम जी इज आल्सो 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स आपके फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय द ए और वर्क डन बाय द बी बाय एम जी और बाय एन दोनों अलग अलग आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्क फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अलग अलग फ्रेम से आंसर अलग अलग आएंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा है। तो वर्क इज डिपेंड ऑन द फ्रेम। एक लाइन यहां लिख रहा हूं नीचे, वर्क इज डिपेंड ऑन फ्रेम। स्टार लाइन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग से किसी ब्लॉक को बांधकर उसे घुमाते हैं, तो उस स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो जाती है। तो हमें निकालना है वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। Let this is the string or this is the block or particle
The center point of circle, that is O. Attention towards center is generated in the string और पार्टिकल v स्पीड से सर्किल में चक्कर लगा रहा है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो हमें वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, तो हमें दो क्वांटिटी चाहिए। वर्क डन बाय टेंशन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस Fd cos थीटा। यहां देखें इस इंस्टेंट के ऊपर टेंशन इधर है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के अंदर 90 डिग्री का एंगल है। चलो कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। लेट दिस इज द पॉइंट P। यहां पर यह टेंशन है और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और टेंशन में यहां पर भी एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय टेंशन यहां पर भी क्या होगा? 0 होगा। आप देखेंगे ध्यान से कि हर पॉइंट के ऊपर, सर्किल के हर पॉइंट के ऊपर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री होता है, इसीलिए वर्क डन बाय द टेंशन इन स्ट्रिंग इन सर्कुलर मोशन इज 0 होता है। F is always perpendicular to the displacement in circular motion, means tension is always perpendicular to the circular motion. तो अब पार्टिकल A से B तक जाए, B से C तक जाए, तो वर्क डन बाय द टेंशन इज 0। नेक्स्ट, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। M मास का ब्लॉक है और इसके ऊपर एक फोर्स F 10 न्यूटन का लग रहा है। लेट यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इज 0.2 है। ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट होकर यहां से यहां आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज 20 मीटर। तो नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक हमें निकालना है। मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय दिस फोर्स? तो यहां ध्यान से देखें, एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ अप्लाई हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इजिकल टू म्यू mg। म्यू की वैल्यू 0.2, m की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 10 is the 4 न्यूटन। That is the 4 न्यूटन। Work done by friction force, the friction is 4 Newton. The value of friction force is 4 Newton. The net force on the small m mass block is 10 minus 4, that is the 6 Newton. तो नेट वर्क निकालना है F net डॉट D। F net is 10 minus 4 यानी कि 6 into displacement is 20, that is 120 joule. तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स is 120 joule और net work done on the block to displace the mass 20 meter is 120 joule. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग।
अभी तक आपने कई एग्जाम्पल देखे जिसमें आप लोगों ने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ और हमने तो उस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन निकाला, वर्क डन बाय फोर्सेज। अब मान लो किसी ब्लॉक के ऊपर सेवरल फोर्स काम कर रहे हैं, कई फोर्स काम कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय द नेट वर्क डन हम लोग वहां पर कैसे निकालेंगे? मान लो एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास, ये डिस्प्लेस होता है डी डिस्टेंस तक और यहां पर इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5। बहुत सारे फोर्स है स्मॉल मास के ऊपर लग रहे हैं। नेट वर्क डन हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये ब्लॉक डी डिस्प्लेस हो जाता है तो नेट वर्क डन हम बोलेंगे एफ नेट डॉट डी। यहां पर ध्यान से देखें, व्हाट इज एफ नेट? एफ नेट इज नथिंग बट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर। इसको यहां रख दें। तो नेट वर्क डन दैट इज इक्वल टू F1 डॉट डी प्लस F2 डॉट डी प्लस F3 डॉट डी प्लस F4 डॉट डी एंड प्लस F5 डॉट डी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वर्क डन नेट वर्क डन होगा वर्क डन बाय द F1 प्लस वर्क डन बाय द F2 प्लस वर्क डन बाय द F3 प्लस वर्क डन बाय द F4 प्लस वर्क डन बाय द F5। इंडिविजुअल फोर्स का अलग अलग वर्क डन डी डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वर्क डन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर सम नहीं करना होता है, केवल एल्जेब्रिक सम करना होता है। तो इस तरह से कई सारे फोर्स अगर लग रहे हो, किसी एक फोर्स का वर्क डन पूछा हो तो हम लोग निकाल सकते हैं F1D। मान लो F5 का पूछा है वर्क डन तो F5 डॉट डी और नेट वर्क डन पूछा है तो सबका अलग अलग निकाल कर सम कर दो या F नेट निकाल कर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अभी तक हमने सिंपल वर्क लिया है, वर्क डन निकाला है। मान लो किसी एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू है 3ik प्लस 4jk और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन 4ik माइनस 3jk। देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। कैसे करेंगे इसको? बहुत आसान है, जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय द फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज 3i प्लस 4j डॉट और डिस्प्लेसमेंट इज 4i माइनस 3j दैट इज 12i माइनस 12 दैट इज 0। तो यदि वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो वर्क डन निकालना हो तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे।
हम लोगों ने अभी तक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना सीखा है। अब हम लोग वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क निकाला था। अब हम लोग आज वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना सीखेंगे। जब फोर्स वेरी करेगा तब वर्क डन निकालना होगा हमें। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट द फोर्स F इज इक्वल टू kx। यहां ध्यान से देखें, फोर्स इज नाउ नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज वेरी with x when x is increases, force is increases, when x is decreases, force is also decreases. This is not a constant force, this force is called variable force. अब हमें वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना सीखा था। कांस्टेंट फोर्स के द्वारा हम लोग जब वर्क डन निकालते थे तब क्या करते थे? W is equal to F dot D cos थीटा। यह फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क निकालने का है। इसके द्वारा मैं जो वेरिएबल फोर्स होगा उसके द्वारा वर्क नहीं निकाल सकता हूं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? लेट्स टेक एग्जांपल। A mass of small m block। ये इनिशियल x इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है। मैं इसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई करता हूं, दैट इज F इज इक्वल टू kx। इस फोर्स के द्वारा मास को डी डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है। इस फोर्स के द्वारा मास को डी डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है। तो डी डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स के द्वारा मुझे वर्क डन निकालना है इस ब्लॉक के ऊपर। तो जैसा अभी तक हम लोग करते थे कि W इज इक्वल टू F D cos थीटा। यहां पर F लिखा kx, D x इक्वल टू D तक मुझे निकालना है। तो मैं अभी D को D cos थीटा और के x को D लिखूंगा तो D स्क्वायर cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल सेम है। तो यह वर्क डन मेरे पास आया जो कि गलत है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? सही वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा इस ब्लॉक को मैं x इक्वल टू 0 से किसी x पोजीशन पर लेकर गया। x पोजीशन पर मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx किया। यह एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। कि छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए इसके ऊपर जो वेरिएबल फोर्स अप्लाइड है F, उसको मैं कांस्टेंट मान सकता हूं। हाँ, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वेरिएबल फोर्स F है इसको मैं कांस्टेंट मान सकता हूं। तो
तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वर्क डन भी बहुत कम होगा? हाँ होगा। तो वर्क क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। कहां से कहां तक ब्लॉक जाएगा? 0 से डी तक। हमें नेट वर्क डन निकालना है तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा दूंगा। तो नेट वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहां लिखूंगा 0 से डी के एक्स डी एक्स। ध्यान से देखें क्या कांस्टेंट है और एक्स वेरी कर रहा है डीएक्स के साथ। तो मेरा वर्क डन आ जाएगा, तो बाहर निकाला एक्स का किया तो एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से डी। नाउ कीप द लिमिट एंड फाइंड आउट द वर्क डन। डब्ल्यू इज इक्वल टू के डी स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वर्क बाय दैट फोर्स इन डी डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल सकते हैं। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। F is equal to 5x स्क्वायर। एक वेरिएबल फोर्स लिया मैंने F is equal to 5x स्क्वायर, जो किसी m मास के ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड है और m मास के ब्लॉक को मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है 0 से 5 मीटर तक। एक स्मॉल m मास का ब्लॉक है, x is equal to 0 से इसको मुझे x is equal to 5 तक डिस्प्लेसमेंट करना है बाय वेरिएबल फोर्स। I have to find out the work by this force to displace the small m mass block from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. Then small work done is equal to f dx. Small work done is equal to 5x square dx. तो वर्क निकालने के लिए मुझे करना होगा इंटीग्रेशन करना होगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? W 5। अच्छा लिमिट लगानी है 0 से 5 5x³ बाई 3 0 से 5। सोल्व करें तो W is equal to 5 into 5 into 5 into 5 by 3 minus 0. So work done by this force is 625 by 3 joule. इस तरह से हम लोग वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए लेट F force F is equal to 5x plus 3 is applied on a block. X is equal to 0 से ब्लॉक डिस्प्लेस होकर X is equal to 2 मीटर तक आता है। तो मुझे इस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है किस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन हुआ। देखते हैं
स्मॉल वर्क डन f dx. Keep the value of f 5x plus 3 dx. यहां पर f एक वेरिएबल फोर्स है. नाउ हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा. x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 2 तक मुझे ब्लॉक को डिस्प्लेस करवाना है. टोटल वर्क डन इज w is equal to, now integrate this function 5x square by 2 plus 3x and apply the limits. Now calculate 5 2 into 2 by 2 plus 3 into 2 minus 0. 2 से 2 कट जाएगा. 5 into 2 10, 3 into 2 6, यानी कि 16 जूल. So work done by this variable force F is equal to 5x plus 3 is 16 जूल. हमने यह वर्क डन किसकी हेल्प से निकाला? इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाला. जब भी वेरिएबल फोर्स होगा और हम लोगों को वर्क निकालना होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे. Now take another example. अब फोर्स यदि टाइम के साथ वेरी करता हो, अभी तक आपने देखा कि हमारा जो फोर्स था वह डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा था. अब हम देखेंगे कि यदि फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा हो तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा. लेट ए फोर्स F इज इक्वल टू 2t. ध्यान से देखें, यहां पर यह फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है. लेट दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक. F इज इक्वल टू 2t. t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक इस ब्लॉक को इस फोर्स ने डिस्प्लेस किया. मुझे इस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है. m यहां पर मास की वैल्यू दी गई है 1 kg. थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें. स्मॉल वर्क डन थ्रू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू f की वैल्यू है 2d dx. अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे. t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड तक. तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू 2t dx 0 to 2. लेकिन ध्यान से देखिए, अब यहां पर यू आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन बिकॉज यहां पर टाइम और एक्स दोनों वेरी कर रहे हैं. दोनों अलग अलग फंक्शन है, इसलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? लेट दिस इक्वेशन इज 1. मैंने लिखा f इज इक्वल टू 2t, देन ma इज इक्वल टू 2t, जहां पर m मास ऑफ द ब्लॉक, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. m की वैल्यू 1 है तो a आ जाएगा आपका 2t. हम a को लिख सकते हैं dv अपॉन dt, that is equal to
2t. Now dv is equal to 2t dt. इंटीग्रेट कीजिए t is equal to 0 पर. Initially particle at rest, we assume it v is equal to 0 at t is equal to 0. t पर पार्टिकल की वेलोसिटी v हो जाती है. Then this is the v is equal to 2t square by 2. 2 से 2 कट जाएगा, that is t square. तो हमारे पास वेलोसिटी आई t square. Now I can write it again, dx by dt, that is t square. It implies dx is equal to t square dt. dx is equal to t square dt. Now keep this value of dx in this equation. Now first, and I will get my answer. How? ऊपर वाले को रब कर देता हूं मैं. वर्क इज इक्वल टू 0 से 2 लिमिट 2t. द वैल्यू ऑफ dx इज t स्क्वायर dt. दिस इज 2 बाहर ले लो, 0 से 2 t क्यूब dt. Now t raised to the power 4 by 4, 0 to 2. Calculate and get answer. 2 by 4 को बाहर कर दो, 2 raised to the power 4 minus 0. 1 by 2 raised to the power 4. 2 से 3 हो जाएगा. This is the 8 joule. So in this manner we can find the work by the force which is vary with time. This force is vary with time. Now take another example where force is vary with time. Let f is equal to 2t plus 1. This force is applied on the block. F 2t plus 1. At t is equal to 0, velocity of the particle is 0. t is equal to 1 second पर पार्टिकल ने कितना, फोर्स ने कितना वर्क किया, हमें यह निकालना है. तो फॉर दिस small work done, f dx, small work done 2t plus 1 dx. Integrate both sides. 0 से 1, I can write it 2t plus 1 dx.
लेकिन यहां पर वापस वही समस्या आएगी, मैं t और dx में इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। फॉर दिस mass of the block is 1 kg. Ma is equal to 2t plus 1. m1 है, a को लिखा मैंने dv by dt, तो I can write it dv 2t plus 1 dt. Now integrate both sides, 0 to 1, 0 to v, this is the v, to t square by 2 plus t, 0 to 1, v velocity is t square, सॉरी t पर निकाल दिया हमने वेलोसिटी, t 2 का 2 गया, t स्क्वायर प्लस t। अगर आई कैन राइट इट, v को मैं लिख सकता हूं dx by dt, देन dx इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t dt। नाउ कीप द वैल्यू ऑफ dx in this equation, then w is equal to 0 to 1 2t plus 1, dx की वैल्यू आएगी हमारे पास t स्क्वायर प्लस t dt। You can easily calculate this and get your answer। तो इस प्रकार हम लोग वेरिएबल फोर्स जो समय के साथ वेरी कर रहा है उसके द्वारा वर्क डन निकाल सकते हैं। एक एक स्टेप को वो धीरे धीरे से करें ताकि आंसर में आपसे गलती ना हो। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कुछ और टाइप के फोर्स लेते हैं हम लोग जो x के साथ और y के साथ वेरी कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके यहां पर, इफ ए फोर्स F इज इक्वल टू y जे के, ये हमने एक फोर्स लिया, इसको अप्लाई करना है एक ब्लॉक के ऊपर और वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स। दिस फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। यह फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यह फोर्स y के साथ साथ वेरी कर रहा है। स्मॉल एम मास और इसके ऊपर अप्लाई किया हम लोगों ने F इज इक्वल टू वेरिएबल फोर्स। इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 10 मीटर तक। तो हमें इस फोर्स का वर्क निकालना है। दिस फोर्स है वेरिएबल फोर्स, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, dw इज इक्वल टू F ds। यहां पर देखें dw F की वैल्यू है
y और dx हो जाएगा आपका dy। वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dw इज इक्वल टू y dy। लिमिट लगाएं आप लोग, तो टोटल नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0 to 10 लिमिट लगेगी और y dy, y स्क्वायर बाय 2, 0 to 10, then 10 into 10 by 2 minus 0, answer is 50 joule. Answer is 50 joule. So work done by this force, that is F is equal to yj cap, हमारे पास आंसर आया 50 जूल। हम लोगों ने आसानी से इसके वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया, ना हमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हुई, ना ही हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब एक डिफरेंट टाइप का फोर्स लेते हैं जो वेरिएबल है और उसके द्वारा हमें वर्क डन निकालना है। जैसे मैंने लिया F इक्वल टू वाई आई के। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक। मुझे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर तक वर्क डन निकालना है। कैसे निकालूंगा? वही तरीका मेरे पास, dw इज इक्वल टू f डॉट ds, कीप द वैल्यू f, dw इक्वल टू f यानी कि y i के, तो मैं यह लिखूंगा dx i cap, dw is equal to y dx. Now integrate both sides, then w is equal to integrate 0 to 5 y dx. अब यार ध्यान से देखिए, आप लोग यहां पर अब इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इस फोर्स के द्वारा 0 से 5 मीटर तक के लिए वर्क नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि y और dx दोनों अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, वर्क डन निकालने के लिए? तो हमें या तो y को x की फॉर्म में लिखना होगा या dx को y की फॉर्म में लिखना होगा। तो मैंने क्या किया, लेट y is equal to x, y is equal to x. What is the mean of this? मतलब कि पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तब वर्क डन क्या आएगा? Then w is equal to x dx 0 to 5, I will get x square by 2 0 to 5, कैलकुलेट करेंगे 12.5 जूल। अब मान लो कि y होता x स्क्वायर, मतलब आपका जो पार्टिकल है वह पैराबोला में गति कर रहा होता, इसका मोशन पैराबोलिक मोशन होता, तब वर्क डन कितना आता? w इज इक्वल टू x स्क्वायर dx 0 to 5 x की पावर 3/3 0 to 5, यानी कि 5 into 5 into 5/3 minus 0, यानी कि 120/5 125/3 जूल। तो आप यहां देख लीजिए कि यदि ब्लॉक
अलग अलग पाथ से जाएगा तो वर्क डन अलग अलग आएगा। यदि ब्लॉक अलग अलग पाथ से जाएगा तो वर्क डन अलग अलग आएगा। मतलब दिस फोर्स इट डिपेंड्स ऑन पाथ, दिस फोर्स इट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन इट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन याद तो डिपेंड ऑन पाथ। अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वर्क डन आएगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो वर्क डन आया 12.5 जूल, और जब पार्टिकल y x इसको मतलब पैराबोलिक मोशन कर रहा था तो हमारा वर्क डन आया 120/53 जूल। तो इस तरह से कुछ फोर्स होते हैं जो जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स और सेकंड है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।